जय हिंद साथियों, केंद्र सरकार कृषि पर 3 बिल लेकर आई है। तीनों पर एक एक करके आपसे चर्चा करूंगा। आज देश में किसान की हालत बहुत खराब है। तमिलनाडु से लेकर मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार किसानों को राहत और शांति देने के अलावा ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही जिससे किसानों को राहत मिले, शांति मिले। केंद्र सरकार ने 3 बिल लेकर आई है। साथियों, आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी, आश्चर्य होगी, अचंभा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार कितने भयावह बिल लेकर आई। ऐसे बिल लेकर आई है जिससे किसानों की कमर टूट जाएगी, जिससे किसानों की रीढ़ टूट जाएगी। देश में किसानों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। केंद्र सरकार 3 बिल लेकर आती है, जिसमें पहला बिल इस बात को लेकर है जिसका नाम है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका नाम है कृषक उपज व्यापार व वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक 2020। केंद्र सरकार इस बिल को लेकर आती है इस मंशा के साथ कि देश का किसान कहीं पर भी अपनी फसल की उपज को बेच सकता है। मैं केंद्र सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि मोदी जी, क्या ऐसा कोई कानून आप मुझे बता सकते हैं जिसमें यह लिखा हो कि देश का किसान मध्य प्रदेश की फसल छत्तीसगढ़, राजस्थान, कलकत्ता, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल में नहीं बेच सकते? क्या ऐसा कोई कानून है? तो आप इस कानून में इस चीज को लेकर, इस बिंदु को डालकर ये क्या बताना चाहते हैं कि देश का किसान किसी भी फसल को कहीं पर भी बेच सकता है? रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध सिर्फ आड़तियों पर या मिडिलमैन पर था कि वो अपनी फसल खरीदने के बाद में इधर उधर कहीं नहीं बेच सकता। किसान की जहां इच्छा है वहां पर वो उसकी फसल बेचे। तो आप इस कृषक सरलीकरण विधेयक संवर्धन, जो सरलीकरण और संवर्धन विधेयक 2020 लेकर आए हैं, जिसमें नया क्या, मेरा देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह पूछना है कि इस बिल में ऐसा जो आप कह रहे हैं कि भाई किसान कहीं पर भी बेच सकता है, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान देश में, ऐसा कोई कानून है जो ये बताए कि इससे पहले किसानों को देश में कहीं पर भी बेचना प्रतिबंधित है? पहली बात। दूसरा, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर विधेयक लेकर आए हैं, जिसमें आपने ये कहा, जिसके चैप्टर नंबर 2 के बिंदु नंबर 3 और सब पॉइंट 1 में ये लिखा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश में अलाउड है। आज कोई भी व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो वो आज कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपने बताया कि वो आज कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसकी फसल का और वो कंपनियों को बेचेगा। मतलब वो कोई आड़तियों को नहीं बेचेगा, वो कोई व्यापारी को नहीं बेचेगा, वो अगर चाहेगा तो वो कंपनी को बेचेगा। ये दोनों बिंदु आप लोगों ने, सरकार ने तय किए। देखिए, ये दोनों बिल, जो कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2020 आया है, इन दोनों में एक ही बात जो सरकार बताना चाहती है वो ये है कि सरकार ये मानती है भाई कि इन दोनों विधेयकों से बिचौलियों का सफाया हो जाएगा। ये तो पहली बात। और किसान की फसल किसान कहीं पर भी बेच सकता। साथियों, मैं आपको दोनों चीजें एक साथ बताना चाहता हूं कि पहले सरकार क्या चाहती है और फिर सरकार की गलती और खामी कहां पर। तीसरा विधेयक आप लेकर आए हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो 1955 में पंडित नेहरू लेकर आए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मंशा के साथ कि देश में जमींदारी जागीरदारी जब होती थी तब मोटे सूद पर किसान जो पैसा चुकाते थे या जो पैसा देते थे उधार, वो किसानों को मोटे सूद पर पैसा देते थे और उनसे ये बात कर लेते थे कि अगर आपने पैसा नहीं चुकाया, हमें ब्याज नहीं दिया, तो आपकी जो फसल वहां पर उग रही है उस फसल को हम रख लेंगे। किसानों का शोषण होता था। ये साहूकार उस स्टॉक, उस जो फसल है उसको अपने पास रख रख के ऐसे बहुत सारे लोगों को पैसा दे दे के उसको स्टॉक कर लेते थे, जिससे कालाबाजारी और महंगाई बढ़ने लगी। तब के प्रधानमंत्री के जहन में ये बात आई कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिससे स्टॉक पर, कालाबाजारी पर, चोरी पर, अनाज की चोरी पर, अनाज की कालाबाजारी पर नियंत्रण लगे। तो 1955 में सरकार ऐसा एक विधेयक लेकर आई जिससे स्टोरेज और कालाबाजारी खत्म हो। मोदी जी 2020 में ऐसा विधेयक लेकर आए हैं जिसमें स्टोर करने को फ्री कर दिया है। दलहन, तिलहन, प्याज, आलू और खाद्य तेल, इन पर आपने कोई भी रिस्ट्रिक्शन रखा नहीं। इन पर आपने सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। तो आप क्या चाहते हैं? देश में कालाबाजारी बढ़ जाए।
आप ये चाहते हैं कि देश की जनता जो 200 रुपए रोज, देश के आधे से ज्यादा लोग 200 रुपए रोज कमाते खाते हैं, आज कमाते हैं, आज काम करते हैं, कल फिर उन्हें नया रोटी कमाने के लिए काम करना है। ऐसे लोगों को 10 रुपए किलो प्याज मिलता है, वो 80 रुपए किलो प्याज खरीदे। पहले 8 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए किलो जो आलू इसके बीच में आसपास कहीं मिलता था, वो उनको आज 40-50 रुपए में मिल रहा है। तो इससे तो काला बाजारी बढ़ जाएगी ना मोदी जी। आपने इसमें ऐसा क्या नया किया जिससे आम आदमी को फायदा हो, जिससे किसान को फायदा हो? देखिए, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूं कि किसान पहले तो बहुत अच्छा लगेगा, पहले बहुत अच्छा लगेगा साथियों, बहुत अच्छा लगेगा। पहले किसान को 1700, 1500, 1800 रुपए में खूब वो अपना आलू बेचेगा, प्याज बेचेगा, फसल बेचेगा। अभी एक ऐसा कोई 2, 4, 5 लोग देश में बड़े खड़े हो जाएंगे जिनके पास में इतना अनाज, धन धान्य, संपत्ति सब इकट्ठा हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप आपका अनाज लेकर इन लोगों के पास में जाएंगे तो ये बोलेंगे भाई हमारे पास अनाज है, आपकी इच्छा हो, आपको आपकी उपज बेचनी है तो 500 रुपए में आपसे खरीदेंगे, आप देते रहना इनको। तो ये जो स्टॉक है ये आपको आज अच्छा लगेगा, लेकिन कल ये किसान को फायदा नहीं पहुंचाएगा, ये उपभोक्ता को फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि फ्री जब सब प्राइवेट मार्केट के हाथ में हो जाएगा, सरकार के हाथ में कुछ होगा नहीं। वहां उन्होंने ये कह दिया है कि आपातकालीन स्थिति में ही सरकार उसमें इंटरफेयर करेगी। तो आपातकालीन स्थिति देश में हर वक्त तो आती नहीं है। तो साल के 12 ही महीने आप लोगों को महंगाई में चीजें खरीदनी। ये हो गई एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात। मतलब तीनों एक्ट में से 2 एक्ट तो मंडियों को खत्म कर रहे हैं। और अगर आप इतना किसान हित में काम कर रहे हैं तो किसान देश के हरियाणा, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के किसान जो आज रेल की पटरियों पर वहां पर बैठे हैं, उनकी सिर्फ एक मांग, आप मंडी कानून को, एपीएमसी को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज जो देश में बनी है 1960 में, आप उन कमिटीज को, मंडी कानून को वैधानिकता दे दें। यही किसान की मांग है ना, इससे ज्यादा किसान की क्या मांग है? और अगर ये इतने ही अच्छे कानून हैं तो फिर आप किसान की मांग, किसान के लिए जो किसान की मांग है आप उनको पूरा करें। संसद आपकी हो सकती है, लेकिन सड़क हमेशा देश के नागरिकों की, किसानों की, जनता की होगी मोदी जी। साथियों, एमएसपी किसान की छत है, एमएसपी किसान को राहत देता है। आप देश से, देश के किसान की छत को नहीं छीन सकते। और अगर आपको इतना अच्छा काम करना है तो आप देश में किसान के लिए किसान आय और कल्याण आयोग बनाइए। आप ये मंडियां क्यों खत्म करना चाहते हैं? आप आज कह रहे हैं मंडी नहीं खत्म करेंगे, लेकिन आपने ऐसा कानून बनाया है कि मंडी के बाहर एक प्राइवेट स्टॉल आप लगा सकते हैं, और प्राइवेट स्टॉल लगाने के बाद में मंडी में आपको तो टैक्स देना पड़ रहा है, बाहर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ रहा है। तो जब इंसान को बाहर टैक्स नहीं देना पड़ रहा है तो वो तो बाहर खरीदी बिक्री करेगा। आपका यह कहना है मिडिल मैन खत्म हो जाएगा। तो जब इंसान प्राइवेट होगा, कोई सपोज अडानी और अंबानी अगर इन फील्ड में उतरते हैं और अगर वो इसमें आते हैं तो अडानी आके थोड़े ही आपका अनाज खरीदेगा, कहीं ना कहीं वो भी एक मीडिएटर को यहां पे डालेगा ना। दलाली की व्यवस्था तो हमेशा वैसी की वैसी रहेगी। टैक्सेशन वहां पर आप खत्म कर देंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी, और मंडियां खत्म हो जाएंगी तो सारा खेल इन प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चले जाएगा, किसान के हाथ में कटोरा आ जाएगा। साथी, देश में मोदी जी आज जनता को झूठा वादा दे रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। किसान ये चाहता है कि उसका एमएसपी का कानून बने। किसान ये चाहता है कि मिडिलमैन जिस तरीके से पहले मंडी में काम करता था वो तो अब भी मंडी में काम करेगा, अगर मंडी के बाहर काम करेगा, अगर मंडियां खत्म हो जाएंगी तो किसान को उससे क्या फायदा? किसान चाहता है साथियों कि जिस तरीके से सरकार ये चाह रही है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे, उससे तो बेहतर है कि सरकार खुद निवेश करे। ऐसा एक तंत्र, ऐसी एक व्यवस्था, एक ऐसा सुचारू तंत्र बनाए जिसमें किसानों को सबसे ज्यादा फायदा हो। ऐसी कोई व्यवस्था बनाए जिसमें न्यूनतम मजदूरी, जिस तरीके से एक न्यूनतम सैलरी जिस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी की होती है, वैसे न्यूनतम इनकम किसान को मिले। ये किसान चाहता है। ये थोड़ी चाहता है कि आप मंडी खत्म कर दे, ये थोड़ी चाहता है कि आप स्टॉक करने लग जाएं और बाद में महंगाई, काला बाजारी और त्राहिमाम जैसी चीजें चलने लगे। तो ये आवाज जो है ये प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचे, ये हम लोग चाहते हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती है, ये भारतीय युवा कांग्रेस चाहता है, ये चाहता हूं। आगे जिस तरीके से देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज सबसे बढ़िया एग्जांपल मेरे पास है जियो और बीएसएनएल का। साथियों, 2016 में जियो जब भारत में लॉन्च हुआ तो जियो ने आपको 1 साल तक फ्री देने की आदत डाली। आप लोगों को लगा बहुत अच्छी व्यवस्था है भाई, बहुत जबरदस्त इंटरनेट आता है। आप लोग जो बीएसएनएल चलाते थे, एयरटेल चलाते थे, आइडिया चलाते थे, वोडाफोन चलाते थे, अन्य और कोई भी सर्विस प्रोवाइडर की सुविधा लेते थे, वो सुविधाएं आप लोगों ने त्याग कर
जियो को ले लिया। जियो आज 2020 आते आते आपको जो प्लान 400, 300, 200 रुपए में जब उसने शुरू किया था, वो प्लान आज आपको 600, 800, 1000 में देता है। और क्या गारंटी है, जब सारी कंपनीज खत्म हो जाएंगी और एक दो ही मार्केट प्लेयर बचेंगे तो आपको उनकी मनचाही पैसे देने पड़ेंगे। आप सरकार के पास जाकर ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार ये लोग हमसे 6000 रुपए, 5000 रुपए, 1000 रुपए 2 GB डाटा के वसूल रहे हैं, तब आपको नुकसान होगा। और यही होगा इन एपीएमसी की मंडियों के अंतर में। और प्राइवेट स्टॉल ये जो बाहर लगा रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के दोस्त स्टॉल लगाएंगे बाहर, किसानों को नुकसान होगा। ये किसानों को आज समझने की जरूरत है। किसानों को कोई झूठा बरगला नहीं रहा है, भड़का नहीं रहा है, लेकिन आप लोगों ने जो व्यवस्था करी है सिर्फ उसको लेकर किसान आज नाराज है, परेशान है, उद्वेलित है। उसके बच्चे का पेट, उसके घर का पेट, देश का पेट पालने की काम आज जो भी कर रहा है वो सिर्फ किसान कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर रहे। और मोदी तो आज किसानों को रोजगार देने को खत्म कर रहे हैं, मंडियों को खत्म कर रहे हैं। जिन लोगों को मंडियों से रोजगार मिल रहा है उन लोगों को खत्म कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने ऐसा कौन सा रोजगार सृजन का काम किया? साथियों, एक समय था जब नारा था अब तुम्हारे हवाले वतन। साथियों, अब मोदी जी का यह नारा है कि अब कॉर्पोरेट के हवाले वतन। साथियों, आप देखिए सब जगह कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट। और मैं इसको कंपनी कानून कहता हूं। 2020 का जो कृषि विधेयक है ये कंपनी कानून है। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से भारत में आई और जिस तरीके से उसने हिंदुस्तान के लोगों को लूटा, प्राइवेटाइज लोकतंत्र के माध्यम से आप लोग एक सत्ता, एक व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं जो देश के लिए हानिकारक है। जो तमाम काम करने के वादे के साथ में आए हैं वो लोग काम तमाम करने का काम कर रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है कि इससे किसानों को क्या मिलेगा। किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। एमएसपी से भारत के नरेंद्र मोदी जी का कहना है, एमएसपी से जिस तरीके से इनका ऑपरेशन लोटस चलता है ना साथियों, तो ऑपरेशन लोटस में ये अवसरवादी जिन भी सांसद विधायकों को खरीद के लेकर आते हैं और उन सांसद विधायकों से इनका जो सेटिंग होता है, इनकी जो साठगांठ होती है, तो वो सांसद इनको जो वोट देगा, इनका जो समर्थन करेगा, उस समर्थन के बदले में ये जो 30 करोड़ 35 करोड़ जो मूल्य दे रहे हैं वो समर्थन मूल्य है। आप लोगों को मिलने वाला मूल्य समर्थन मूल्य नहीं है। यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो लोग टीवी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट कर रहे हैं, ये लोगों ने, जो लोग रबी और खरीफ की फसल में महीन अंतर नहीं बता सकते, जो लोग रबी और खरीफ की फसल का अंतर नहीं जानते, जो जानते नहीं रबी की फसल क्या है, खरीफ की फसल क्या है, जिन्होंने कभी खेतों को करीब से देखा नहीं, जिन्होंने हमेशा खेतों को पिक्चरों में, टीवी या मोबाइल या लैपटॉप के वॉलपेपर में या फिर फ्लाइट में बैठकर विंडो का पर्दा हटाकर देखा है कि अरे नीचे हरियाली है मतलब ये खेत है, वो लोग आज ये कृषि विधेयक के फायदे बता रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को, देश के किसानों को लूटते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। साथियों, कृषि विधेयक किसान की आय को उसी तरीके से डबल करेगा जिस तरीके से देश में नोटबंदी से काला धन वापस आया। आप मेरी बात को समझिए। ये लोग आपको झूठ बोलकर बरगलाने का काम कर रहे हैं, ये लोग आपको उकसाने का काम कर रहे हैं, ये लोग आपको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार चाहती है एक देश एक बाजार, लेकिन अगर आप मंडी खत्म नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम मंडी खत्म नहीं कर रहे, और अगर आप प्राइवेट स्टॉल बाहर लेके आ रहे हैं तो एक देश दो बाजार हो गया। तो आपका ये कानून, आपका ये फॉर्मूला तो यही शुरू में ही फेल हो गया ना एक तरीके से। किसानों को कुल मिलाकर नुकसान, और नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। किसान बर्बाद होने वाला है। मोदी जी लोगों से झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी पहले भी झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं। जीएसटी को लेकर झूठ बोला, नोटबंदी को लेकर झूठ बोला, देश में स्मार्ट सिटी बनाने इसको झूठ बोला, काशी को क्योटो बनाने को लेकर झूठ बोला। आज आप लोगों को मंडी के नाम पर ठगी, और अपने दोस्त अडानी अंबानी और वो हमारे मेहुल भाई, हमारे नीरव भाई, इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने इनको सूट बूट की सरकार का, और ये सूट बूट वाले लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप कुर्ते पजामे वाले लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। साथियों, एक कानून बता दे जिसमें एक ये बात लिखी हो कि किसान अपनी उपज कहीं नहीं बेच सकता। झूठ बोल रहे हैं आपसे साहब। आज देश में 7000 मंडियां हैं। मैं मानता हूं कि मंडी कानून या मंडियों में कुछ खामियां हैं, व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं नहीं। तो देश में 7000 की जगह 42000 मंडियां हो जाएंगी तो रोजगार सृजन होगा, रोजगार बढ़ेगा। किसान की छत आप मत छीनिए। लेकिन ये लोग हैं कि आपकी मंडियां खत्म करने पर तुले हैं। अमेरिका और यूरोप के मार्केट की तरह अगर आप लेकर चलेंगे तो अमेरिका में 93% डेयरी और पोल्ट्री फार्म्स जो हैं वो नष्ट हो गए हैं। अमेरिका और भारत में बेसिक अंतर ये है कि अमेरिका में 100 में से 5 लोग खेती करते हैं, भारत में 100 में से 60 लोग खेती पर निर्भर हैं।
ये आपको सोचना चाहिए। या आपको देश के किसानों को रखकर आप यूरोप और अमेरिका का मॉडल भारत में कैसे लागू कर सकते हैं मोदी जी, जब भारत में लोगों को उससे फायदा ही नहीं, भारत के किसानों को फायदा ही नहीं है। जब आप 2022 तक देश के किसानों का इनकम डबल करने का वादा करते हैं और जब आप नहीं कर पाते तो आप इस तरीके के फर्जी, जाली, देश के किसानों को गुमराह करने वाले, बरगलाने वाले और उनको ठगी वाले कानून उन पर थोप रहे हैं। राज्यसभा में आप ऑर्डिनेंस लेकर आए, इसको ऑर्डिनेंस का अध्यादेश के माध्यम से लेकर आए, वोटिंग आपने कराया नहीं, ध्वनि मत से आपने इसको पारित करा लिया। इसी को बैकडोर से काम करना कहते हैं ना। 8 सांसदों को आप लोगों ने बर्खास्त कर दिया क्योंकि आप चाहते थे कि आपके दोस्तों को फायदा हो। कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, और देश में 3 विधेयक जो हैं वो कानून बन जाते हैं, वो पास हो जाते हैं, तब दुख होता है साथ। यूएसए का मॉडल फेल है। देखिए बिहार में 2000, मेरे ख्याल से बिहार में 2006 में एपीएमसी का कानून जो था वो खत्म हो गया। 1300 रुपए में अगर जो फसल बिहार में बिकती है, क्योंकि वहां पर मंडियां ही खत्म हो गई, वहां पे सब प्राइवेट प्लेयर्स हो गए, तो किसानों को उसके मनमानी उपज कैसे मिलेगी। आप एपीएमसी को कानून बनाइए, आप एमएसपी को कानून बनाइए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप कानून बनाइए। जिस तरीके से बायर के लिए एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वैसे ही आप एमएसपी को कानून बनाइए और किसान चाहे फिर वो बाहर से खरीदे या अंदर से खरीदे, आपको क्या शर्म है। अगर आप किसान का फायदा चाहते हैं तो फिर आपको ये करना चाहिए, लेकिन आप किसान का फायदा चाहते नहीं, आप अपने दोस्तों का फायदा चाहते हैं, इसीलिए आपने इस तरीके का कानून लेकर आया। बिहार में जो 1300 रुपए में एक बोरा बेचता था, उसी की कीमत पंजाब में 1925 रुपए। ये अंतर है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। कोरोना का बहुत कठिन संकट का समय चल रहा है। अपने अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सभी का ध्यान रखिए, बार बार हाथ धोइए, अच्छे से धोइए, सभी की सेवा करिए, सभी का ध्यान रखिए। आने वाले चुनाव में जो लोग मेरा वोट देख रहे हैं, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सभी लोगों से निवेदन है कि कांग्रेस को भारी से भारी बहुमत के साथ में जिताइए। आदरणीय कमलनाथ जी को वापस से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए। राम पथ वन गमन का काम वापस से करवाइए। गौशाला का जो फंड इन लोगों ने कम किया है, उस फंड को वापस से बढ़वाइए। ये लोग गो हत्या को बंद करेंगे, ये संकल्प हमारा है, सिर्फ कहते हैं, करते भरते कुछ नहीं है। आज गायें सड़कों पर घूम रही। ऐसे बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी बातें हैं। पिछले कुछ समय से व्यस्त था, आप लोगों से संवाद नहीं कर सका, लेकिन वादा करता हूं आप लोगों से समय समय पर फिर से महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा करूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए।